सर विंस्टन लियोनार्ड स्पिनसर चर्चिल एक बरतानवी सियासतदान, सिपाही और मुसन्निफ थे जिन्होंने दूसरी आलमी जंग के दौरान और एक बार फिर आलमी जंग के बाद बरतानिया के वजीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। विंस्टन चर्चिल 30 नवंबर 1874 को ऑक्सफोर्ड शायर के बिलियनहैम पैलेस में पैदा हुए। उनके वालिद लॉर्ड रैंडवुल्फ चर्चिल कंजर्वेटिव मेंबर पार्लियामेंट थे और उनकी वालिदा जेनी एक अमीर अमरीकी ताजिर की बेटी थी। ये खानदान 1876 में डुबलिन चला गया जब चर्चिल के दादा को आयरलैंड का वाइसराय मुकर्रर किया गया। चर्चिल की इब्तिदाई तालीम सेंट जॉर्ज स्कूल और बाद में बर्नसिविक स्कूल में हुई, जहां उनकी तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आई। इसके बाद इसने अपने वालिद के इसरार पर फौजी करियर पर तवज्जो मरकूज करते हुए हीरो स्कूल में दाखिला लिया। कई कोशिशों के बाद उसने अपने वालिद की मौत के फौरन बाद 1895 में ग्रेजुएशन करते हुए रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में दाखिला हासिल किया। फरवरी 1895 में विंस्टन चर्चिल को अल्डरशॉट में तैनात बरतानवी फौज की 4th वीन्स ओन हुजार्स रेजिमेंट में सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया। फौजी तजुर्बे के शौकीन, उसने अपनी वालिदा के असर और रसूख को जंगी इलाके में पोस्टिंग हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। 1895 के मौसम खिजा में चर्चिल और उसके दोस्त रेगी बारंस ने आज़ादी की जंग का मुशाहिदा करने के लिए क्यूबा का सफ़र किया और आज़ादी के जंगजों के खिलाफ झड़पों में हिस्पानिवी फौजियों के साथ शामिल हुए। चर्चिल ने लंदन में डेली ग्राफिक के लिए तनाज़ा की इत्तला दी। क्यूबा के बाद चर्चिल ने न्यूयॉर्क शहर के दौरे के दौरान अमेरिका की तारीफ की। इसके बाद इसने अक्टूबर 1896 में हवसरस के साथ बम्बे का सफ़र किया। 19 माह तक बंगलोर में तैनात रहे। हिंदुस्तान में इस वक्त के दौरान चर्चिल ने खुद तालीम हासिल की, अफलातून, एडवर्ड गिब्ब, चार्ल्स डार्विन और दीगर के कामों को पढ़ा। इसने अपनी वालिदा के साथ अक्सर खत किताबत की। दी एनुअल रजिस्टर जैसे सियासी लिटरेचर से दरख्वास्त की कि वो सियासत के बारे में अपनी समझ को गहरा करें। चर्चिल की शनाख्त नाम के अलावा एक लिबरल के तौर पर की गई, लेकिन उन्होंने खुद को कंजर्वेटिव पार्टी के टोरी डेमोक्रेसी विंग के साथ मुंसलिक किया। उन्होंने बाद के करीब पार्टी की प्राइमरोज लीग के लिए अपनी पहली अवामी तकरीर की। चर्चिल ने सेकुलर तालीम की हिमायत की, लेकिन ख्वातीन के हक राय दही की मुखालफत की, इस्लाह पसंद और क़दामत पसंद नुक्ता नज़र को मिलाया। 1897 में चर्चिल ने हिंदुस्तान में बिंडन बिल्स मालाकन फील्ड फोर्स के साथ बतौर सहाफ़ी रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दी, जिससे इनके तहरीरी करियर का आगाज़ हुआ। उन्होंने एक मालाकन फील्ड फोर्स की कहानी तसनीफ की और उनका वाहिद अफसाना सारोला लिखा। चर्चिल की फलाह व बहबूद के लिए लिखना एक अहम जरिया बन गया, खास तौर पर डिप्रेशन के दौर में। अपने राबतों को इस्तेमाल करते हुए चर्चिल ने दी मॉर्निंग पोस्ट के सहाफ़ी के तौर पर काम करते हुए 21 ओलांसर के साथ एक ज़ैली अल्टन के तौर पर सूडान में जनरल हर्बर्ट कचनर की मुहिम में शमूलियत इख्तियार की। सितंबर 1898 में ओमदुर्मन की लड़ाई के बाद चर्चिल इंग्लैंड वापस आया, जहां इसने दी रिवर वार लिखना शुरू किया और सियासत को आगे बढ़ाने के लिए नवंबर 1899 में फौज छोड़ने का फैसला किया। चर्चिल ने हिंदुस्तान में अपना फौजी कारोबार मुकम्मल किया, वहां अपने वक्त के दौरान पोलो से लुत्फ अंदोज हुए। मार्च 1899 में अपने सियासी करियर के आगाज पर पुरज़्म तवज्जो के साथ इंग्लैंड रवाना होने से पहले चर्चिल ने अपने सियासी करियर का आगाज जून 1899 के ओल्डहम ज़िमनी इंतखाब में कंजर्वेटिव उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेकर किया, लेकिन वो लिबरल्स से हार गए। इसके बाद उन्होंने दूसरी बोअर जंग का इहाता करते हुए जनूबी अफ्रीका का सहाफती सफर शुरू किया। इस दौरान इसे गिरफ्तार कर लिया गया और एक जंगी कैदी के तौर पर नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वो बहादुरी से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसने बड़े पैमाने पर तवज्जो हासिल की। कंजर्वेटिव पार्टी से इनकी इक्तिसादी पॉलिसियों, खास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ पसंदी की मुखालफत की वजह से जल्द ही नाराज हो गए। चर्चिल की नजरियाती सफ़बंदी लिबरल पार्टी की तरफ हो गई और 1904 में इसने आज़ाद तिजारत के लिए अपनी हिमायत और इम्तियाजी इमिग्रेशन क़वानीन की मुखालफत का हवाला देते हुए बाज़ाब्ता तौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स की मंजिल अबूर करके लिबरल्स में शमूलियत इख्तियार की। पेशरफ्त लिबरल पार्टी के अंदर अपने बाद के करियर के लिए मरहला तय करना
اور اصول کی بنیاد پر پارٹی لائنوں کو توڑنے کے لیے تیار سیاسی آوارہ کے طور پر اپنی ساکھ کو مستحکم کرنا۔ لبرل پارٹی میں اپنی منتقلی کے بعد چرچل حکومتی پالیسیوں کے ایک بھرپور نقاد کے طور پر ابھرے اور جان مورلی اور ڈیوڈ لائٹ جارج جیسے ممتاز لبرلز کے ساتھ خود کو منسلک کیا۔ جب ہنری کیمبل بینرمین کے لبرلز نے 1906 کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی تو چرچل نے مانچسٹر نارتھ ویسٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں ایک نشست حاصل کی۔ نئی حکومت میں چرچل نے کالونیوں کے لیے انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ کے طور پر خدمات انجام دیں، جہاں اس نے جنوبی افریقہ میں آئینی معاملات پر توجہ مرکوز کی اور برطانوی اور بور آبادی کے درمیان مساوات کی وکالت کی۔ اس نے بمباتا بغاوت جیسے تنازعات کے دوران افریقی باشندوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہوئے چینی لیبر کو ختم کرنے کے لیے بھی کام کیا۔ کمبلبیرمے کی موت کے بعد چرچل نے اسکوتے کی قیادت میں لبرل پارٹی کے اندر اپنے عروج کو جاری رکھا۔ انہیں 1908 میں بورڈ آف ٹریڈ کا صدر مقرر کیا گیا، جس سے وہ کئی دہائیوں میں کابینہ کے سب سے کم عمر رکن بنے۔ ایک مختصر انتخابی دھچکے کے بعد چرچل نے ڈنڈی میں ایک نشست جیتی، کلیمنٹائن ہوزر سے شادی کی اور لائٹ جارج کے ساتھ سماجی اصلاحات کو فروغ دینے میں ایک اہم شخصیت بن گئے۔ 1910 سے 1911 تک ہوم سیکریٹری کے طور پر چرچل نے جیلوں میں اصلاحات اور قیدیوں کے لیے تعلیمی اقدامات پر توجہ دی۔ اس نے خواتین کے حق رائے دہی کی حمایت کی، لیکن اسے اپنے محتاط انداز فکر کے لیے ووٹروں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت کے دوران اس نے گھریلو چیلنجوں جیسے ٹونی پینڈی فسادات اور سڈنی اسٹریٹ کے محاصرے سے نمٹا، عوامی بے چینی سے نمٹنے کے لیے عملیت پسندی اور عزم کے امتزاج کا مظاہرہ کیا۔ کانوں اور دکانوں میں حالات اور صحت اور بے روزگاری انشورنس کا تعارف۔ انہوں نے اگادیر بحران کے دوران فرانس اور روس کے ساتھ دفاعی اتحاد کی وکالت بھی کی۔ یہ ایک اہم لمحہ ہے جس نے بحری توسیع کے بارے میں ان کے خیالات کو تشکیل دیا۔ اس پورے عرصے کے دوران چرچل کے سیاسی ارتقاء نے سماجی اصلاحات اور بین الاقوامی سفارتکاری کے عزم کی عکاسی کی، جس نے اس کے بعد کے دور کے لیے اسٹیج ترتیب دیا۔ پہلی جنگ عظیم اور اس سے آگے کے دوران قائدانہ کردار۔ اکتوبر 1911 میں ونسٹن چرچل کو وزیر اعظم اسکویت نے ایڈمرلٹی کا پہلا لارڈ مقرر کیا، جہاں اس نے برطانیہ کی بحری تیاریوں کو مضبوط بنانے پر توجہ دی۔ اس نے متعدد اصلاحات نافذ کی، جن میں بحریہ کے اہلکاروں کے لیے تنخواہوں میں اضافہ اور بہتر سہولیات، آبدوز اور فضائی خدمات کی توسیع، اور جرمن بحریہ کی توسیع کے جواب میں بحریہ کی تعمیر کا ایک اہم پروگرام۔ چیدگی کو کم کرنے کی اپنی کوششوں میں ناکام رہا۔ اس نے مزید اینگلو پرشین آئل کمپنی کے ساتھ گفت و شنید کر کے رائل نیوی کے لیے تیل تک رسائی حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس عرصے کے دوران آئرش ہوم رول کا مسئلہ نمایاں رہا اور چرچل نے آئرلینڈ کی تقسیم کی مخالفت کرتے ہوئے ہوم رول بل کی حمایت کی۔ اس نے یونینسٹوں اور قوم پرستوں کے درمیان سمجھوتا کرنے پر زور دیا، ایک وفاقی برطانیہ کے اندر ایک متحد آئرلینڈ کی وکالت کی۔ ایڈمرلٹی کے پہلے لارڈ کے طور پر چرچل نے 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہونے پر برطانیہ کی بحری کوششوں کی نگرانی کی۔ اس نے فرانس میں فوج کی تعیناتی کو مربوط کیا، ناکہ بندی قائم کی، جرمنی کے خلاف اور بالٹک اور بحیرہ روم کے سمندروں میں بحری کارروائیوں میں حصہ لیا۔ 1915 میں تباہ کن گیلی پولی مہم میں چرچل کی شمولیت سیاسی جانچ اور تنقید کا باعث بنی۔ بڑھتے ہوئے دباؤ کے درمیان انہیں ایڈمرلٹی کے فرسٹ لارڈ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور حکومت میں کم کردار ادا کیا۔ چرچل نے پھر فعال فوجی خدمات کی کوشش کی، مغربی محاذ پر 6 اور رائل سکاٹس فورسز کی کمانڈ کی۔ اس کے بعد وہ سیاسی زندگی میں واپس آ گئے، جنگ سے متعلق مسائل کی وکالت کرتے ہوئے اور فوجیوں کے تعاون کو زیادہ سے زیادہ تسلیم کرنے پر زور دیا۔ بعد کے سالوں میں چرچل نے لائٹ جارج کی حکومت کے اندر مختلف وزارتی کرداروں میں خدمات انجام دیں، جن میں جنگی ساز و سامان کے وزیر اور وزیر مملکت برائے جنگ اور ہوا۔ اس نے برطانوی فوج کو غیر فعال کرنے اور جنگ کے بعد کی پالیسیوں کی نگرانی کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جیسے اینگلو آئرش معاہدے پر بات چیت۔ انتخابی دھچکے اور سیاسی اتحادوں میں تبدیلیوں کا سامنا کرنے کے باوجود چرچل برطانوی سیاست میں ایک نمایاں شخصیت رہے،
पेचीदा मसाइल जैसे कि नेविगेशन करते रहे। यूरोपीय तारीख में एक अहम दौर के दौरान आयरिश की आज़ादी, मशरिक़ वस्ता के उमूर और फौजी हिकमत अमली। 6 नवंबर 1924 को चांसलर बनने और कंजर्वेटिव पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा शामिल होने के बाद विंस्टन चर्चिल ने माशी पॉलिसी में अपने आज़ाद तिजारती उसूलों की पैरवी की, जो उसके पहले के लिबरल नज़रियात की अक्कासी। मुतनाज़ा तौर पर उसने अप्रैल 1925 में सोने के मयार को पहली जंग अजीम से पहले की बराबरी पर बहाल किया, जिसकी वजह से इफरात ज़र और बेरोज़गारी बढ़ी, ख़ास तौर पर कोयला जैसी सनतों को मुतासिर किया। 1926 की जनरल स्ट्राइक के दौरान चर्चिल ने बरतानवी गज़ट में तरमीम करके एक नुमाया किरदार अदा किया, हड़ताल के खिलाफ हुकूमती अखबार। बाद में इसने कारकुनों और आजरों के दरमियान सालिस के तौर पर काम किया और कानूनी तौर पर पाबंद कम अज कम उजरत की वकालत की। चर्चिल ने आयरिश इत्तेहाद के बारे में भी मुनफरिद ख़यालात का इजहार किया, जिसने आयरलैंड को अपने अंदर मुत्तहिद होने की हिमायत की, बल्कि बरतानवी सल्तनत से भी मुंसलिक किया। 1929 से 1939 के बाद के वाइल्डरंस सालों में चर्चिल को सियासी धचके और अफसुर्दगी के दौर का सामना करना पड़ा। उसने लिखने पर तवज्जो मरकूज की, अपने आबाओ अजदाद जान चर्चिल की सवाने उम्री मुकम्मल की और माली नुकसानात से निजात के लिए शुमाली अमेरिका में अवामी तकरीर के दौरों में मसरूफ रहे। चर्चिल यूरोप, खास तौर पर एडोल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी में मुतलक अलनान हुकूमतों के उरूज के बारे में फिक्रमंद हो गया। उन्होंने खुशामद के खतरात के बारे में खबरदार किया और जर्मन जारहियत को रोकने के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की वकालत की। 1938 में म्यूनिख मुआहदे के बाद चर्चिल के खुशामद मुखालिफ मौक़िफ़ ने जोर पकड़ा, जिसे वो बरतानवी मुफादात की शिकस्त समझते थे। जैसे जैसे जंग शुरू हुई, चर्चिल की जानिब से कौमी इत्तेहादी हुकूमत के मुतालिबात में इजाफा हुआ और उनकी मकबूलियत इन लोगों में बढ़ गई जिन्होंने नाजी तौसी पसंदी के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। 3 सितंबर 1939 को, जिस दिन बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, चर्चिल फोनी वॉर के दौर में चैम्बरलेन की जंगी काबीना में खिदमात अंजाम देते हुए एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड के तौर पर हुकूमत में वापस आए। चर्चिल की क़यादत और फैसलाकुन इक़दामात बशमूल बरतानवी बहरी जहाज़ को बचाने के लिए जर्मन बहरी जहाज़ आल्टमार्क पर सवार होने का हुक्म देना और उनकी हलचल भरी तकरीरों ने इसकी साख को नुमाया तौर पर बढ़ाया। नॉर्वे पर जर्मन कब्जे को रोकने में इत्तेहादियों की नाकामी के बाद मई 1940 में नॉर्वे डिबेट का आगाज हुआ। अहम मोड़, हिटलर के साथ अमन मुज़ाकरात की तलाश के खिलाफ चर्चिल के पुरअज़्म मौक़िफ़ ने उन्हें वसीतर हिमायत हासिल की। जब जर्मन अफवाज ने बेल्जियम और फ्रांस पर हमला किया तो चैम्बरलेन की इत्तेहादी हुकूमत बनाने की कोशिशें नाकाम हो गईं, जिसके नतीजे में इसने इस्तीफ़ा दे दिया और चर्चिल की बतौर वज़ीर आज़म 10 मई 1940 को तकर्री हुई। इस नाजुक वक्त के दौरान चर्चिल की तकरीरी महारत और अज़्म बहुत अहम था। उनकी मशहूर तकरीरें जैसे खून, मेहनत, आंसू और पसीना, खिताब और हम साहिलों पर लड़ेंगे तकरीर ने कौम को इकट्ठा किया और नाजी जारहियत के खिलाफ मुज़ाहमत करने के अज़्म का इजहार किया। डनकिर्क के कामयाब इनखला ने छुटकारा का मौजिज़ा करार दिया। इसने मज़ीद हौसला बढ़ाया, हालांकि चर्चिल ने खबरदार किया था कि जंगें इनखला से नहीं जीती जाती। जैसे ही फ्रांस का ज़वाल हुआ और बरतानिया की जंग शुरू हुई, चर्चिल की क़यादत मजबूत हुई। इसकी तकरीर फ्रांस की जंग के खात्मे का एतराफ़ करती थी, लेकिन बरतानिया की जंग में अज़्म का ऐलान करती थी। इसने इसकी साबित कदमी की मिसाल दी। बलिट्स और उसके बाद के वाक़यात के दौरान चर्चिल की तकारीर और इक़दामात ने कौम को मुतहर्रिक किया और जंग के वक्त के एक अहम रहनुमा के तौर पर उनके किरदार को तक़वियत बख्शी। सितंबर 1940 में बरतानवी और अमरीकी हुकूमतों ने डिस्ट्रास फॉर बेसिस के मुआहदे को हतमी शक्ल दी, जिसके तहत बरमूदा, कैरेबियन और न्यू फाउंडलैंड में 20 के हुकूक के बदले अमेरिका ने रॉयल नेवी को 50 डिस्ट्रास मुंतकिल कर दिए। इस मुआहदे ने बरतानिया को अपने फौजी असासों को दोबारा तैनात करने की इजाज़त दी और एंग्लो अमेरिकन इत्तेहाद को मजबूत किया। अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के साथ चर्चिल के ताल्लुकात ने शुमाली बहर ओकियानूस के जहाज रानी के रास्तों के जरिए खुराक, तेल और जंगी साजो सामान की सूरत में अहम इमदाद की सहूलत फराहम की।
جب 1940 میں روزویلٹ دوبارہ منتخب ہوئے تو چرچل کو راحت ملی کیونکہ اس نے روزویلٹ کی حمایت کی قدر کی۔ روزویلٹ کی بعد میں لینڈ لیز کی پالیسی جو مارچ 1941 میں نافذ ہوئی نے برطانیہ کو فوری ادائیگی کی ضرورت کے بغیر ضروری وسائل فراہم کیے، جنگی کوششوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جون 1941 میں سوویت یونین پر ہٹلر کے حملے کے آپریشن بارباروسا نے ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ چرچل، جو انٹیلیجنس کرپٹ سے آنے والے حملے سے واقف تھا، نے اسٹالن کو خبردار کرنے کی ناکام کوشش کی۔ نازی جرمنی کے خلاف سوویت یونین کے ساتھ اتحاد کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا نقطہ نظر بدل گیا۔ اٹلانٹک چارٹر، جو اگست 1941 میں چرچل کی نیو فاؤنڈ لینڈ میں روزویلٹ کے ساتھ ملاقات کے دوران جاری کیا گیا، عالمی امن کے لیے جنگ کے بعد کے اہداف کا خاکہ پیش کرتا ہے اور اقوام متحدہ کی تشکیل کو متاثر کرتا ہے۔ دسمبر 1941 میں پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد چرچل نے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اسٹریٹجک اتحاد کی